डिमोनिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। और बताता चलूं कि ये तज्जिया गहरी मार्केट रिसर्च, मेरा मतलब है डीप मार्केट रिसर्च पर मबनी है। आज हम एक ऐसी कंपनी का तफसीली जायजा ले रहे हैं जो वाकई किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। बिल्कुल। और टीआरजी पाकिस्तान की ये कहानी जदीद कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक जबरदस्त मिसाल है। आज हम 2019 से लेकर 2026 की पहली छमाही तक के डेटा पर बात करेंगे। हाँ, तो मकसद सिर्फ उन मुनाफों और नुकसानात की गिनती करना नहीं है। असल चीज ये समझना है कि कंपनी के इस हैरत अंगेज उरूज और जवाल के पीछे, मतलब इसके पीछे असल वजूहात क्या थीं। अच्छा, तो इस मालियाती उतार चढ़ाव को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि टीआरजी दरअसल करती क्या है, क्योंकि ये कोई रिवायती फैक्ट्री नहीं है जहां रोजमर्रा की चीजें बन रही हों। बिल्कुल सही कहा। तो जरा इसका पस मंजर बताइएगा। देखें, टीआरजी पाकिस्तान 2002 में बनी थी और ये बुनियादी तौर पर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी है। लेकिन इनका असल काम, यानी जो इनका कोर बिजनेस है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर काम करना है। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये वेंचर कैपिटलिस्ट की इस्तेलाह जरा आसान अल्फाज में समझा दें ताकि सबको वाज़ेह हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऐसा इदारा होता है जो टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंश्योरेंस और आईटी सर्विसेज जैसी नई और तेजी से उभरती हुई कंपनियों में सरमायाकारी करता है। और टीआरजी ये काम बराह रास्त नहीं करती, बल्कि वो अपने एक एसोसिएट इदारे, जिसका नाम टीआरजीआईएल है, उसके जरिए करती है। तो इसे यूं समझा जाए, जैसे मतलब एक बड़ी छतरी है और उस छतरी के नीचे कई छोटी और जदीद टेक कंपनियां काम कर रही हैं। हाँ हाँ, छतरी वाली तशबीह बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक होल्डिंग स्ट्रक्चर है। और इस छतरी को थामे कौन है, ये भी बहुत दिलचस्प है। अगर हम जून 2025 तक के आदाद-ओ-शुमार देखें तो कंपनी के तकरीबन 545 मिलियन शेयर्स हैं। और हैरत की बात यह है कि सबसे ज्यादा हिस्सा, यानी तकरीबन 36.97% आम मकामी अवाम के पास है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एसोसिएटेड कंपनियों के पास भी 36.20% हिस्सा है। ये जाहिर करता है कि मकामी मार्केट का इस कंपनी पर कितना गहरा एतमाद रहा है। अच्छा, अब सीधा उन मालियाती सालों की तरफ चलते हैं जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। मेरा मतलब है 2019 से लेकर 2021 तक का दौर। उन सालों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि आदाद-ओ-शुमार सीधा आसमान से बातें करने लगे। वो दौर वाकई एक सुनहरी दौर था और उसके पीछे पूरी एक फाइनेंशियल साइंस है। तो जरा इन आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें। 2019 में कंपनी का खालिस मुनाफा सिर्फ 1.85 मिलियन रुपए था। फिर 2020 में ये 76 मिलियन हुआ, जो कि 4000% इजाफा है। और फिर 2021 में अचानक ही मुनाफा 25 अरब 85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, मतलब 25.8 अरब रुपए। चलें इसको खोलकर देखते हैं, आखिर ये जादू हुआ कैसे। वो वाकई एक जादुई फिगर लगता है, लेकिन असल कमाल टीआरजी का अपना नहीं था, बल्कि उसके इसी जेरे इंतजाम इदारे टीआरजीआईएल का था। 2021 में टीआरजी का उस इदारे में हिस्सा 49.6 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। अरे वाह, 49 अरब! लेकिन ये सब कागजों पर कैसे काम करता है? देखें, यहाँ दो अहम इस्तिलाहात को समझना जरूरी है। एक है टॉप लाइन और दूसरी है बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है किसी भी कंपनी की कुल आमदनी या रेवेन्यू, और बॉटम लाइन का मतलब है तमाम इखराजात और टैक्स वगैरह निकालने के बाद बचने वाला खालिस मुनाफा। सही, यानी जो रकम आखिर में जेब में आती है या कम से कम खातों में बचती है। बिल्कुल। और दूसरी अहम इस्तिलाह है इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टी। इसका मतलब ये है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में कोई बड़ा हिस्सा रखती है, तो उस दूसरी कंपनी का जो भी मुनाफा या नुकसान होता है, वो सीधा पहली कंपनी की किताबों में भी नजर आता है। अच्छा, तो यही वजह थी कि टीआरजीआईएल का मुनाफा वो टीआरजी पाकिस्तान का मुनाफा बनकर 25 अरब की शक्ल में सामने आया। 100% दुरुस्त। आलमी मार्केट में इस वक्त टेक कंपनियों की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसका सीधा फायदा टीआरजी की बॉटम लाइन को मिला। लेकिन फिर 2021 के शानदार उरूज के बाद कहानी एकदम से पलट गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक हवाई जहाज आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा हो और अचानक उसके इंजन बंद हो जाएं। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था
कंपनी के लिए। मतलब जहां 25 अरब का मुनाफा था, वहीं 2022 में 4.9 अरब का नुकसान हो गया। और 2024 में तो ये नुकसान 30 अरब 84 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन 30.8 अरब रुपए तक जा पहुंचा। ये इंजन बंद क्यों हुए? बड़ी ज़िली कंपनी है, हाँ। उसके शेयर्स की कीमत अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक पर बुरी तरह गिर गई। और दूसरा झटका? दूसरा झटका एआई सॉफ्टवेयर कंपनी अफिनिटी की तरफ से आया। अफिनिटी को अपने कर्जों की तंजीमें नौ करनी पड़ी, जिससे उनकी वैल्यूएशन गिर गई और टीआरजीआईएल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, यहाँ आपने आईबेक्स के शेयर्स गिरने की बात की, तो क्या इस पर वो मार्क टू मार्केट लॉस वाला असूल लागू हुआ? जरा ये इस्तिलाह भी वाज़ेह कर दें। जी बिल्कुल। मार्क टू मार्केट लॉस का आसान मतलब ये है कि फर्ज करें आपने एक असासा खरीदा है। अब अगर मार्केट में उसकी कीमत गिर गई है तो आपको उसे बेचे बगैर ही अपनी किताबों में नुकसान दिखाना पड़ता है। ये एक अकाउंटिंग उसूल है। तो मतलब इन्होंने असल में शेयर्स बेचे नहीं थे, बस उनकी कागजों में कीमत कम हो गई थी, जिसकी वजह से अरबों का नुकसान दिखाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ 2022 की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प चीज़ है। 2022 में इन्हें 8.8 अरब रुपए का एक डाइल्यूशन गेन भी तो हुआ था। वो क्या था? मतलब नुकसान के बीच में ये गेन कहाँ से आ गया? हाँ, ये अकाउंटिंग का एक और कमाल है। डाइल्यूशन गेन तब होता है जब मिसाल के तौर पर टीआरजीआईएल ने अपने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद लिए। तो इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि कुल शेयर्स कम हो गए, तो बगैर कोई मजीद सरमायाकारी किए टीआरजी पाकिस्तान का उसमें हिस्सा खुद ब खुद फीसद के लिहाज से बढ़ गया, और इस बढ़े हुए हिस्से की मालियत को डाइल्यूशन गेन कहा जाता है। इसी गेन ने 2022 में इनके नुकसान को मजीद बढ़ने से रोका। जबरदस्त। मतलब ये वाकई फाइनेंशियल जिम्नास्टिक्स है। अच्छा, तो अब 2024 की इस गहरी खाई के बाद क्या कंपनी ने दोबारा सर उठाया? क्योंकि यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी हाँ, 2025 में हालात ने वाकई एक नया मोड़ लिया है। मैं आदादो शुमार देख रहा हूँ। 2025 में टीआरजी ने मुसलसल 3 साल नुकसान के बाद दोबारा 3 अरब 92 करोड़ रुपए, यानी लगभग 3.9 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया, और उनकी ईपीएस जो मनफी 56 रुपए पर थी, वो मुस्बत 7 रुपए पर आ गई। ये कैसे हुआ? इस बार ये मुनाफा सिर्फ कागजी नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आईबेक्स के तकरीबन 3.56 मिलियन शेयर्स मार्केट प्राइस पर बेचे। तो ये एक रियलाइज्ड गेन था जिसने कंपनी को वापस प्रॉफिट में ला खड़ा किया। क्या बात है। और उसके बाद मालियाती साल 2026 की पहली छमाही यानी फर्स्ट हाफ में भी कंपनी ने 4.2 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। क्या ये भी शेयर्स बेचने की वजह से था? नहीं, इस 6 माही का मुनाफा आईबेक्स के शेयर्स पर दोबारा होने वाले मार्क टू मार्केट गेन की वजह से था। मतलब नैस्डैक पर शेयर्स की कीमत दोबारा ऊपर गई तो किताबों में मुनाफा जाहिर हो गया। अच्छा, तो अगर अब हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या मामलात मुस्तहकम है? देखिए, मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर उसकी ज़ैली कंपनियों यानी आईबेक्स और अफिनिटी पर मुनहसर है। आईबेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो हेल्थ टेक, फिनटेक और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में नए क्लाइंट्स ला रही है। और अफिनिटी का क्या बना, जिनके कर्जों का मसला था? अफिनिटी ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर ली है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बरमूदा और अमेरिका की अदालतों से अपने कर्जों की वापसी के तरीके और वक्त को तब्दील करवा लिया है। तो उससे उन्हें क्या फायदा हुआ? इससे उन्हें कर्ज वापस करने के लिए मजीद वक्त मिल गया है। हा, और कारोबार में आपको पता है वक्त मिल जाना कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, बिल्कुल। वक्त मिलना तो वाकई बहुत बड़ी नेमत है। अब वो अपनी ग्रोथ और तरक्की पर पूरी तवज्जो दे सकते हैं बगैर इस टेंशन के कि कल ही सारा कर्ज वापस करना है। जी हाँ, और अगर अफिनिटी दोबारा ग्रो करती है तो टीआरजी पाकिस्तान को इसका बराए रास्त और बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत खूब। तो अब इख्तिताम की तरफ आते हैं और एक बहुत ही अहम और फिक्र अंगेज नुक्ते पर बात करते हैं। देखें, टीआरजी पाकिस्तान का अपना कोई बराह रास्त काम या प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल, वो एक होल्डिंग कंपनी है। हाँ, तो इसकी पूरी कीमत दीगर कंपनियों की कारकर्दगी पर खड़ी है। तो क्या ऐसी होल्डिंग कंपनी में सरमायाकारी करना दरअसल अनपोशीदा बैनुल अक़वामी टेक कंपनियों पर एक बड़ा जुआ खेलने के मुतरादिफ नहीं है? ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर हर मार्केट वॉचर को मजीद सोचने की जरूरत है। ये वाकई बहुत गहरा सवाल है।
مطلب آپ لوکل مارکیٹ میں انویسٹ کر کے دراصل انٹرنیشنل ٹیک مارکیٹ کا رسک لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مستقبل میں کن ٹاپکس یا کمپنیوں پر ریسرچ بیسڈ کنٹینٹ دیکھنا پسند کریں گے۔ فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے گہرے تجزیے میں۔ Like and subscribe.